अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमारा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। ग्लोबल स्पेशल स्कूल में एज ए बी थेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स की 4 टाइप्स हैं: सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर्स, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, फैक्टिशियस डिसऑर्डर, कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो जो इनमें से फर्स्ट टाइप है जिसके बारे में आज मैं बात करूँगी वो है सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। सोमैटिक का मतलब जो सोमैटिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, एक सोमा से निकला है। इसका मतलब है बॉडी, यानी कि सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली एक ऐसी बीमारी है, ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमें बॉडी में पेन या बॉडी में इलनेस या प्रॉब्लम्स हमें फील होती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि हमें बॉडीली जो है हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो मेडिकली प्रूव नहीं होते। मेडिकली सारी रिपोर्ट साफ़ आती हैं। ये साइकोलॉजिकल मसला होता है कि हमें बॉडी में पेन या डिजीज़ेस फील होती हैं, या उसके बारे में हम कॉन्शियस होते हैं कि हमें ये मसला हो गया या कोई भी डिज़ीज़ हो गई है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जितनी भी हम मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते हैं वो सारी रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, क्योंकि इसकी रीज़न ये होती है क्योंकि ये मसला साइकोलॉजिकल होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एक पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत तेज़ बुखार है, मुझे सर्दी लग रही है, मुझे फ़ीवर फील हो रहा है, लेकिन जब हम उसका टेस्ट वगैरह करवाते हैं या उसका फ़ीवर टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसका टेम्परेचर बॉडी का बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसी तरह एक पेशेंट कहता है कि मुझे मेडिक में बहुत दर्द है या मुझे मेरे का अल्सर हो गया है, लेकिन जब हम उसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वो रिपोर्ट साफ़ आती है। उसको पेन वाकई होता है, मगर जो है रिपोर्ट्स उसकी साफ़ आती हैं, वो साइकोलॉजिकल पेन होता है। वो असल में कोई ऐसा मेडिकल इशू नहीं होता। तो DSM-5 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें इसके बारे में, तो हम इसमें ये बताया जाता है कि जो सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर है, तो क्राइटेरिया ए हमें ये कहता है कि सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में हमें बॉडीली जो है डिजीज़ेस फील होती हैं पेशेंट को, और लेकिन जब हम उसके मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो वो रिपोर्ट्स उसकी क्लियर आती हैं। क्राइटेरिया बी में कहते हैं कि 3 में से 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट होने चाहिए। नंबर 1 जो है वो उसमें ये बताया जाता है कि सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर में ये कोई ना कोई आपको परसिस्टेंट पेन होना चाहिए, या किसी भी बॉडी के हिस्से में पेन या फीवर या कुछ होना चाहिए। सेकंड ये है कि उसका जो है एंजाइटी, इसमें सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट पार्ट एंजाइटी का है। जब भी पेशेंट को कोई पेन फील होता है या सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर होता है तो उसे कहीं ना कहीं पेन लाजमी होता है। ऐसा नहीं होता कि उसे पेन नहीं है और वो अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहा है। अटेंशन सीकिंग वाला एक और डिसऑर्डर है, इसी की टाइप में आता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। लेकिन इसमें ये पेन साइकोलॉजिकली प्रेजेंट होता है, लेकिन मेडिकली वो प्रेजेंट नहीं होता। इस पेन का प्रेजेंट होना भी मस्ट है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं बॉडी के पेन, स्टमक में, किडनीज में, पूरी बॉडी में हेडेक हो या कुछ भी हो जाए, पेन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए किसी हर कंडीशन में। इसके अलावा जो थर्ड है इसका क्राइटेरिया बी का थर्ड पार्ट है वो ये है कि ये लोग मेडिकल हेल्प बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और हर डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं। उनकी एंजाइटी और वरी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होती है कि इनको कहीं पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती है जब तक डॉक्टर इनको बताते हैं कि आपकी रिपोर्ट साफ़ आई हैं, ये दूसरे डॉक्टर पे स्विच करते हैं। ये मल्टीपल डॉक्टर से जो है हेल्प लेते हैं या कंसर्न करते हैं। इसके बाद आ जाता है एंजाइटी के बारे में। इसका एंजाइटी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है। एंजाइटी की वजह से ही ज़्यादातर पेशेंट्स को कहीं ना कहीं पेन होता है, लेकिन वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो ये भी इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया है, और इसका टाइम ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स तक अगर उसको ऐसा फील हो रहा है तो हम उसको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर डायग्नोज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके कॉजेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके 2 कॉजेज़ हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। जेनेटिक में ये आ जाता है कि अगर फैमिली में किसी और को भी था पास्ट में तो आपको हो सकता है कि अगर आपकी हिस्ट्री में है
और एनवायरमेंटल में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन 3 चीज़ों की वजह से आपको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर हो सकता है। इनके अलावा अगर आपकी फैमिली में कोई किसी और को हुआ है या किसी और को कोई सीरियस इलनेस हुई है और उसकी डेथ हो गई है या उसकी कोई मेजर सर्जरीज़ हुई हैं और आपने वो देखा और आप देखकर उसको डर गए हैं या उसका इफ़ेक्ट आप पर आ गया है कि आपने उसका अपने ऊपर असर लिया और इस वजह से भी आपको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर हो सकता है। तीसरा, ये बच्चों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। बच्चे जब देखते हैं कि हमें पेरेंट्स की तरफ से अटेंशन मिल रही है, केयर मिल रही है, जो हमें नॉर्मल डेज़ में नहीं मिलती है, और हम जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम बीमार होते हैं, तब ज़्यादा हमें अटेंशन और केयर मिलती है। उन बच्चों को भी हो सकता है, लेकिन वो मलिंगरिंग में आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप ओसीडी के ट्रेट्स भी अगर आपके अंदर पाए जाते हैं तो भी आपको सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि ओसीडी में आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशंस और कंपल्शंस होती हैं कि एक तो आपको वॉशिंग का होता है कि गंदगी का होता है, लेकिन इसके अलावा आपको हेल्थ कंसर्न्स भी होते हैं कि कहीं से मुझे जर्म्स तो नहीं लग गए, या अगर आप किसी ऐसी जगह गए हॉस्पिटल में जहाँ पे सफाई का ख्याल नहीं रखा गया था, और आप इस चीज़ को भी अपने ऊपर हावी कर सकते हैं। और अगर आपको उसके बाद कोई पेन स्टार्ट हो रहा है, वो भी साइकोलॉजिकल, तो आप इसकी वजह से ये ओसीडी का ट्रेट में भी आ जाता है। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला इसका ट्रीटमेंट ये है कि आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और आपके अंदर एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको कोई भी मसला नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। तो जब तक पेशेंट को अवेयरनेस नहीं होगी इस डिसऑर्डर के बारे में और वो इस चीज़ पर ये बिलीव नहीं करेगा कि मुझे कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्ट्स वगैरह देखकर, तब तक हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली स्टार्ट नहीं कर सकते। सबसे मेन जो इसका पहला स्टेप है वो है इसकी एक्सेप्टेंस, और उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये डिसऑर्डर है और मैं इस डिसऑर्डर में मुझे कोई मेडिकल कॉज नहीं है, मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अवेयरनेस होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जो इस तरह के जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि हम डॉक्टर के गए हैं, डॉक्टर हमें दवाई देगा तो हम ठीक हो जाएंगे, और ये नेचुरल भी है। ज़रूरी नहीं यही पेशेंट्स हम अपनी नॉर्मल रूटीन में भी देखते हैं, ये चीज़ फील करते हैं कि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो हम इस चीज़ को फील करते हैं कि हम ठीक हो गए हैं, या मेडिसिन नहीं भी लें तो हमें इस चीज़ का पता होता है कि हम डॉक्टर के गए हैं और अब हम ठीक हो जाएंगे। तो इन पेशेंट का ये होता है कि जब तक कोई मेडिसिन ना दी जाए तो ये हम ठीक नहीं होंगे, और अगर डॉक्टर ये कह दे कि आपको कोई मसला नहीं है तो वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते, वो मल्टीपल डॉक्टर्स को कंसर्न करने लग जाते हैं। तो इसका एक तरीका या एक ट्रीटमेंट ये भी है कि हम ऐसे पेशेंट्स को मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ताकि और पेशेंट को ये बताया जाता है कि आपको जो ये मसला है या जो आपको ये दर्द हो रहा है, या आप जब ये वाली मेडिसिन लेंगे तो आपका ये से ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं प्लेसिबो थेरेपी। इसमें ये होता है कि आपने पेशेंट के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग या पेशेंट की मेंटालिटी के अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फाई भी कर दिया है और उसको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आपने उसको मल्टीविटामिन्स दे दी हैं और उसको ये भी बता दिया है कि ये आपकी जो पेन्स हैं, जो आपको प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है। तो ये इसका एक ट्रीटमेंट है, और इसके अलावा साइकोथेरेपी इसका ट्रीटमेंट है। और सबसे ज़्यादा जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि जब तक आप इसकी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन को ठीक नहीं करेंगे या क्योर नहीं करेंगे, तब तक आपका ये सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्योर नहीं हो सकता। और जब हम एंजाइटी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं या पेशेंट के स्ट्रेसेस एक्सप्लोर करने शुरू कर देते हैं और उसकी एंजाइटी को कम करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उसको इंगेज करते हैं और उसकी साइकोथेरेपी या सीबीटी उस पर अप्लाई करते हैं, तो ये सोमैटिक सिम्पटम डिसऑर्डर ऑटोमेटिकली उसमें से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी मेन कॉज ही एंजाइटी और डिप्रेशन